हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स आइए आज हम लोग सीटेट 2024 जो जुलाई में पेपर होगा उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 प्रीवियस ईयर का सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं ईपीएस का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, कक्षा मतलब क्लास 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र छपा है। क्लास 5 का पाठ्य पुस्तक जब आप खोलिएगा पढ़िएगा उसको खोलकर, तो उसमें बोल रहा है कि गोलकुंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के दाहिने निचले भाग पर एक पैमाना छपा है जो इस प्रकार है। पैमाना भी दिया हुआ है इस इस मानचित्र के दाहिने निचले भाग पर एक पैमाना छपा है। पैमाना दिया हुआ है कितना, ये 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है 110 मीटर। ये आपका पैमाना दिया, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया 110 मीटर। ठीक है। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और पटेल बुर्ज के बीच की दूरी इतना सेंटीमीटर है। अच्छा है, दो देखिए यहाँ पर फतेह दरवाज़ा और पटेल बुर्ज के बीच में दूरी कितना है, तो दूरी आपको दिया हुआ है दो स्थान के बीच में 15.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस दोनों स्थान के बीच की वास्तविक दूरी क्या है, आपको किलोमीटर में बताना है। किस में बताना है, किलोमीटर में बताना है वास्तविक दूरी। तो कुछ नहीं, इसको सॉल्यूशन जब करेंगे इसका, तो 1 सेंटीमीटर में कितना है 110 मीटर। ठीक है, और ये दूरी दिया हुआ है सेंटीमीटर में ही, तो 1 सेंटीमीटर में इतना, तो 15.4 सेंटीमीटर में कितना, तो बस गुना कर देंगे। ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर ले तो इतना सेंटीमीटर में कितना मीटर गुना करिएगा, तो एक जीरो से इधर उड़ा दीजिए जीरो, तो डेसिमल उड़ाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ये से ये एक जीरो ख़त्म, बचा 154 गुना में 11। ठीक है, इतना मीटर। अब इस चीज़ को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब गुना करिएगा तो 154 गुना में 11 अगर करिए इतना मीटर को, तो कितना आ जाएगा 4 9 6 1। ठीक है, आपका इतना मीटर आएगा। लेकिन आपका आंसर किस में पूछ रहा है, किलोमीटर में। सब में देखिए किलोमीटर 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 है ना, तो किलोमीटर में पूछेगा तो हमको किलोमीटर में देना होगा। तो इतना डाटा को आपको 1000 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा किलोमीटर में बनाने के लिए। तो कितना आ जाएगा 1.694 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.694 किलोमीटर, जो कि आपका यहाँ पर दिख रहा है। ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका इस तरह से राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था ईवीएस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता है, किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। देखिए, एक सरकारी कानून है जिसके अनुसार आप कोई भी व्यक्ति जो है सांप को पकड़ व रख नहीं सकता, अपने पास पकड़ भी नहीं सकता और उसको अपने पास रख भी नहीं सकता पकड़ के। तो ये किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो पर्यावरण अधिनियम नहीं, जैविक नहीं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। हाँ, देखिए, सांप को पकड़कर और उसको अपने पास इसलिए नहीं रख सकते, ये अधिनियम इसलिए बनाया गया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, मतलब वन में जो रहने वाले जीव हैं उनका संरक्षण हो सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, बचाया जा सके, इसके लिए। तो ये आपका आया था 1972 में आया था इसके अंतर्गत। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ईवीएस के। ठीक है, जितना मैं ईवीएस का क्वेश्चन आपको अपने वीडियो पे करवा रहा हूँ उसका आप एक नोट्स बना लो, ईवीएस कॉपी बना के और उसमें लिख लो। यही सब रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब देखिए, ये उद्यान वाला भी आपका ईवीएस में 1 से लेकर 5 प्राइमरी लेवल के जो भी आप एग्जाम दोगे सीटेट में, उसमें ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं ईवीएस के। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर है, तो ये आप हमेशा याद रखना, ऑप्शन 1 उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, ये कब बना था, तो ये बना था 1983 में, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय गैस का स्रोत है। अनवीकरणीय गैस कैसा क्या होता है, अनवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है
कि एक बार जैसे मान लो कोयला, ठीक है, जैसे प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये सब आपके क्या है अनवीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं। कि क्या है एग्जाम्पल हैं। तो ये सब ऐसे ऊर्जा होते हैं जो मनुष्य जो है अपने उपयोग के लिए, उपयोग तो इसको कर रहा है और दिन प्रतिदिन उपयोग करने से ये क्या हो रहा है, इसकी खत्म हो रही है। ये क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये खत्म हो रहा है और इसको फिर से रीजनरेट करने के लिए, मतलब इसको फिर से प्रोडक्शन करने के लिए ये बहुत समय लेता है। एक बार ये खत्म हो जाएगा तो आप इसको फिर से उपयोग में नहीं ला सकते हो, ठीक है। ये एक बार यूजेबल होता है, एक बार यूज कर लिए तो ये खत्म हो गया और ये बनेगा, लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम, मतलब मैनी ईयर्स के बाद बनते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन होगा आपका प्राकृतिक गैस। सौर ऊर्जा आपका नहीं, सौर ऊर्जा तो आपका मिलते रहेगा, ये आपका खत्म नहीं होता है। ये आपको इसको आप यूज कर सकते हो, फिर यूज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, ठीक है। ये कभी आपका खत्म नहीं होगा। भूतापीय ऊर्जा ये भी खत्म नहीं होने वाला चीज़ है। ज्वारीय ऊर्जा ये भी खत्म होने वाला चीज़ नहीं। लेकिन प्राकृतिक गैस को जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं आज, LPG, CNG, ये सब क्या है यूज कर रहे हैं, तो एक समय बाद ये धीरे धीरे क्या कमी हो जाएगा और इसको हम रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको रीजनरेट होने के लिए बहुत ही लॉन्ग समय लगेगा, ठीक है। प्राकृतिक के द्वारा ही, प्राकृतिक प्रोसेस के द्वारा ये रीजनरेट होता है, ठीक है। तो आपका प्राकृतिक गैस हमारा कैसा अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो ऑप्शन आपका राइट 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी जैसे ये मैप है, तो ये भारत का जैसे मैप है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी इस तरफ है और यहीं पर आप देखोगे ना तो पुदुचेरी एक पड़ता है। तो निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के पर स्थित है, तो वो आपका पुदुचेरी है। क्या है आपका पुदुचेरी, ठीक है। यहीं इसी तरफ आपका छोटा सा कौन है, पुदुचेरी। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 3। आगे आइए। राहुल को जुकाम है, वो अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, यह इस कारण है। देखिए राहुल को जुकाम है, जुकाम हम लोग को भी होता है, बच्चे को लोग को होता है। तो राहुल को जुकाम है, मतलब जुकाम का मतलब क्या होता है, नाक बंद हो जाना, ठीक है। वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, यह किस कारण है। तो पीपले संवेदनशील नहीं है, ये नहीं होगा। स्वाद कलिकाएं सूजी हुई, स्वाद कलिका से तो आपका स्वाद आएगा ना, यहाँ तो वो अति नहीं ले पा रहा पसंदीदा भोजन का स्वाद, तो स्वाद कलिकाएं सूजी हुई नहीं। जुकाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है, जुकाम आपकी स्वाद कलिकाओं को सुन्न कर देती है। जुकाम से उनकी सूंघने की अनुभूति क्या हो गई, प्रभावित हो गई है। तो ऑप्शन आपका नंबर 3 सही होगा, क्योंकि जुकाम है राहुल को, वो अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा। तो स्वाद कब नहीं ले पाता, क्योंकि हम लोग जैसे हम लोग खुद प्रैक्टिकल सोचिए, तो हम लोग को जब जुकाम होता है तो हम लोग को कोई भी खाना का स्वाद क्यों नहीं लगता है, क्योंकि हमको क्या होता है, नाक मतलब एक तरह का नाक बंद हो जाता है, तो उससे सूंघने की जो खाना में जो स्मेल निकलता है उसका हम गंध नहीं ले पाते हैं। तो गंध नहीं जाता है, इसलिए हमको स्वाद भी नहीं लगता है। तो सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है। तो ऑप्शन आपका राइट हो गया 3 आंसर, ठीक है। आगे आइए। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण मतलब वही बात हो गया, कब आया था, 1972 में। वन्य जीव संरक्षण कब आया था, 1972 में। तो संरक्षण सप्ताह, अब यहाँ पूछ रहा है कि वीक है, ये जो वन्य जीव संरक्षण सप्ताह जो है 1972 में बना था, उसका सप्ताह पहले सप्ताह के मतलब किस माह के, मंथ के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। तो हमेशा याद रखना है किस मंथ में मनाया जाता है, अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका राइट 1 हो जाएगा। आगे आते हैं। जल संरक्षण एवं संग्रहण एवं संरक्षण में योगदान के लिए वर्ष 2015 में किसने स्कॉटहोम जल पुरस्कार जीता था। तो ये सबको पता होना चाहिए। मैंने आपको बता रहा हूँ कि ईवीएस का आपका रिपीटेड क्वेश्चन होता है, इसलिए आप ईवीएस का जितना भी कहीं से भी पढ़ते हो या मेरे चैनल से भी पढ़ रहे हो, तो ईवीएस का जितना है ना उसका एक नोट्स बनाओ और उसी को पढ़ लो, बस इतना काफ़ी है। तो जल संरक्षण एवं जल संग्रहण एवं संरक्षण के योगदान के लिए वर्ष 2015 में किसने राष्ट्र स्कॉटहोम जल पुरस्कार जीता था। तो ये हमेशा याद रखिएगा, किसने जीता था,
राजेंद्र सिंह ने जीता था। किसने जीता था? राजेंद्र सिंह ने जीता था। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्योंकि ये राजस्थान के रहने वाले हैं। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो राजस्थान के रहने वाले हैं। आगे आते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। असम, असम का आप देखोगे ना तो घर पत्थर के बने जिनकी फर्श नहीं। असम में तो लकड़ी का घर बना होता है और ऊंचाई पे बना होता है, क्योंकि वहाँ बरसात ज़्यादा होती रहती है ना। पत्थर लकड़ी के बने घर जिनकी छतें ढालू होते हैं, ये भी नहीं। मिट्टी की मोटी दीवार नहीं, ये तो राजस्थान में होता है। बहुमंजिले घर जिनकी बड़ी खिड़कियाँ कांच होती है, नहीं। बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर जिनकी छतें ढालू होते हैं, हाँ। ऑप्शन आपका राइट 4 हो जाएगा, मतलब ए का ऑप्शन होगा 5, एक ऑप्शन हो जाएगा 5। ठीक है, तो एक ऑप्शन 5 है, तो ऑप्शन 4 खत्म। और देखते हैं, लेह, लेह है जम्मू कश्मीर। तो घर पत्थर के बने जिनके फर्श और छत लकड़ी की बनी होती है। अच्छा, इससे पकड़ते हैं, राजस्थान से पकड़ते हैं। ठीक है, राजस्थान में क्या होता है ना, मिट्टी के मोटी दीवारों के घर जिनके छतें कटाली झाड़ियों की बनी होती है, हाँ। तो डी का क्या हो गया? डी का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। तो डी का देखते हैं ऑप्शन 3 किस में है। डी का ऑप्शन 3 2 गो में, तो ऑप्शन 2 भी हमारा खत्म। ठीक है, ऐसे आपको मतलब समझना होगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब 2 गो बचा है। बहुमंजिले घर जिनकी बड़ी खिड़कियां कांच की होती है। ये लग रहा है ना आपको, मनाली में होता है। ये कहाँ होता है आपका? मनाली में होता है। ये कहाँ होता है? नहीं, मनाली में पत्थर लकड़ी के बने घर जिनकी छतें ढालू होते हैं। पत्थर लकड़ी के बने घर जिनके छत ढालू। तो लेह बहुमंजिले घर जिनकी बड़ी खिड़कियां कांच की है, लद्दाख में। तो 69 का बी देखना चाहते हैं ना, बी का। अच्छा, अभी कौन कौन बचा हुआ है? ये तो हो ही गया, सॉरी, हम डी का तो ये हो गया, और ए का डी हो गया, डी का 3 हो गया, और बचा अब 1 2 3। हमारे पास ऑप्शन क्या को बचा हुआ है? 1 2 ही तो बचा हुआ है, और यहाँ 2 है, 5 दे दे से। अच्छा, घर पत्थर के बने जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है, तो ये लेह में होता है। कहाँ पर होता है? ऑप्शन बी का 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी का 1 है, हाँ। ऑप्शन बी का 1 नहीं है, तो ऑप्शन 3 भी खत्म। तो हमारा ए का 5, बी का 1, सी का, अच्छा, डी का 3, तो सी का 2, जो बचा वो हमारा हो जाएगा। तो मनाली में क्या होता है? पत्थर लकड़ी के घर बने जिनकी छतें ढालू होती है, तो ऑप्शन सी का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी का हो जाएगा 2। तो राइट हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक का क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये मैं जीभ बनाता हूँ, ये आपका क्या है? ये आपका जीभ है। ठीक है, तो ये जो स्वाद बढ़ होते हैं यहाँ आगे की ओर, यहाँ से आप क्या लेते हो? यहाँ से आपको मीठा लगता है, और एकदम पीछे चले जाओगे ना यहाँ पर, तो इसका उल्टा, मीठा का उल्टा क्या हो जाएगा? कड़वा। कैसा लगता है? यहाँ पर कड़वा महसूस होता है। और जो हमारा अगल बगल होता है, और ये जो अगल बगल होता है, ये जो अगल बगल होता है, यहाँ पर देखो, तो मीठा कड़वा, दो में मीठा, मीठा गलत है, मीठा आगे वाला से लगता है। तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया, 2 ऑप्शन, अभी 2 ऑप्शन में कड़वा कड़वा कड़वा। ठीक है, अब खट्टा नमकीन खट्टा नमकीन, अब इस दोनों में पकड़ना है कि अगल बगल में कौन होता है। तो देखिए, इसके बाद क्या होता है? अगल बगल में, अगल बगल में क्या होता है? सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक का। तो इसके बगल में आप इस तरफ रख सकते हो, क्या रख सकते हो? नमकीन। इधर क्या रख सकते हो? खट्टा। ठीक है, इधर रख सकते हो आप खट्टा। तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना होगा कि पहले मीठा 1 नंबर पे, दूसरे पे हमारा आता है नमकीन, तीसरे पे होता है खट्टा, और चौथे पे होता है कड़वा। तो ये आपका एक क्रम है, सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन 2 सिर्फ बचा। ये आपका सीक्वेंस है, पहला मीठा, फिर नमकीन,
फिर नमकीन, फिर खट्टा और फिर कड़वा। ऑप्शन आपका इस तरह से ऑप्शन 2 राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसकी गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे डैश कहते हैं। जो विलुप्त हो रहा है तो वो संकट में, इसका मतलब तो स्थानीय प्रजाति नहीं, विलुप्त हो चुकी प्रजाति नहीं, दुर्लभ नहीं, संकटात्मक मतलब वो संकट में, इसलिए वो खत्म हो रहा है तो उसका प्रजाति का मतलब खतरा में, तो संकट में, तो ऑप्शन 1 राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। बृहत गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है और यह कहीं और नहीं पाई जाती है। ऐसी प्रजाति को क्या कहते हैं? देखिए, कोई ऐसा जीव जो उसी क्षेत्र में पाया जाता है और उसी वातावरण में पाया जाता है, इसका मतलब वहाँ पर वो एडेप्टेशन सीख गया, मतलब वो वहाँ पर स्थानिक हो गया, यही ना होगा। तो यहाँ पर हो गया क्या? स्थानिक प्रजाति हो गया। ये सब ऑप्शन खत्म, क्योंकि आप किसी स्थान पर रहते हो और उस अनुसार से अपने आप को ढाल लेते हो तो आप वहाँ के स्थानिक कहलाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा इसका। आगे आते हैं। नौसेना की पैरेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियाँ जिसे प्लाटूनों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन 2 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। 4 ही होती है ना? हाँ, 4 होती है। आगे आते हैं। रोहन आमों की विभिन्न किस्में खरीदने के लिए फलों की मंडी मतलब बाजार में गया। रोहन द्वारा खरीदे गए आमों के सही समूह पहचानिए। सही समूह मतलब आम खरीदने गया मंडी में और आमों का सही समूह को पहचाना होगा। हापुस, नीलम, इलाहाबाद, सफ़ेदा, दशहरी, क्या ये सब आम होते हैं? तो 74 का आपको क्या लग रहा है ऑप्शन? कौन कौन सा अभी आम का सीजन है, तो कौन कौन सा आपको लग रहा है कि आम आप खाते हैं? देखिए, हाफूज, नीलम, इलाहाबादी, सफ़ेदा, दशहरी, ये नहीं है। आपका ऑप्शन 2 है अल्फाजो। सुनते हैं ना, अल्फाजो प्रचार भी आता है, अल्फाजो मैंगो रस ऐसा करके, तो ये होता है एक आम का प्रकार। केसर भी एक आम का प्रकार होता है, तोतापरी भी एक आम का प्रकार होता है और नीलम भी एक आम का प्रकार होता है। तो ये ऑप्शन राइट 2 हो जाएगा। ये सब आपको याद करते चलना है। ठीक, आगे आते हैं। कोई जनजाति एक ऐसे सुस्पष्ट लोगों का समूह होता है जिनकी अपनी जीवन शैली संस्कृति होती है। जाट जनजाति किस क्षेत्र राज्य के हैं? देखिए, कोई भी जनजाति, जैसे कोई भी लोगों का समूह जिसे जनजाति बोला जाता है, कब ऐसे सोशल लोगों का समूह होता है जिनकी अपनी जीवन शैली होता है और संस्कृति होता है। एक अपनी जीवन शैली होता है और एक संस्कृति होता है। तो जाट जनजाति किस क्षेत्र राज्य के हैं? तो हमको लगता है अंडमान और तथा निकोबार द्वीप समूह में ऐसा पाया जाता है कि वहाँ के लोग देखोगे अभी भी इस आधुनिक दुनिया से कटे हुए अपने संस्कृति को बचाए हुए हैं। आज भी वो जानवर को मार कर उसके खाल को पहनते हैं और वहाँ पर अभी भी भारत सरकार ने क्या किया कि वहाँ पर हम लोग जैसे मतलब कोई भी कंपनी को या कोई भी को हस्तक्षेप करने से रोका है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप जैसे एरोप्लेन या लेके जाके वहाँ पर उतरोगे अंडमान निकोबार द्वीप में, तो वहाँ जो जनजाति रहते हैं वो आपको तीर से मार के क्या करते हैं, ऐसा न्यूज़ भी आया था, घायल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि आप उनके वातावरण को डिस्टर्ब करो, वो उसी वातावरण में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जाट जनजाति। आगे बढ़ते हैं। विषय आवास से संबंधित अपने कक्षा 5 के छात्रों की एक दस्ता पहचानिए। विषय आवास, खेत से बाजार से घर तक की खाद्य पदार्थों की यात्रा की रूपरेखा बनाना, मानचित्र की संकल्पना को तथा 2 आयामों में एक स्थान को चित्रण से संबंधित करना, कच्चे माल को तैयार उत्पादन तक की यात्रा का वर्णन करना, वनों के संरक्षण हेतु विविध जन आंदोलन का वर्णन करना। विषय आवास से संबंधित अपने कक्षा 5 के छात्रों की एक दस्ता पहचानिए। विषय आवास, मानचित्रण की संकल्पना को तथा 2 आयाम में एक स्थान का चित्रण को संबंधित करना। ऑप्शन 2 हमको लग रहा है। आप लोग इसका बताना कि इसमें क्या ऑप्शन आपको लग रहा है। ठीक, इसमें थोड़ा हमको भी समझ नहीं आ रहा उतना क्वेश्चन परफेक्ट टाइप से। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ऑप्शन 2 राइट है। खाद्य भोजन के प्रत्यय व अपने छात्रों को रचनात्मक रूप से आकलन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से कार्य का चयन करेंगे? खाद्य मतलब भोजन के प्रत्यय पर अपने छात्रों को रचनात्मक रूप से आकलन करने के लिए, रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी
से आकलन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का चयन करेंगे? पक्षियों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ को चित्र बनाना, शाकाहारी एवं मांसाहारी की परिभाषा याद दिलाना तो नहीं होगा, क्योंकि आपको रचनात्मक चलना है। कैसे चलना है? रचनात्मक को दिमाग में लेके चलना, मतलब क्रिएटिविटी को। खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करना। खाद्य स्वरूप खाए जाने वाले पौधों के भागों पर टेस्ट लिखना, ये भी नहीं होगा। पक्षियों, ऑप्शन 1 और 3 में पक्षियों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र बनाना, खाद्य पदार्थ से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करना, ये आपका सही है। ये चित्र बनाने से नहीं होगा। आप जितना डिस्कस करोगे, विचार विमर्श करोगे, तो आप वहाँ पर क्या होगा? क्रिएटिविटी, आप सोच के बोलोगे विचार विमर्श में, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की विधि के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की विधि के चयन के लिए पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की विधियों के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? अवधारणा की प्रकृति, जीवंत अनुभवों की स्मृति, और क्या है? विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता, वरीयता और अधिगम संसाधनों की उपयोगिता। पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की विधि के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब पर्यावरण आप पढ़ाना चाहते हो, उसमें अवधारणा जो प्रस्तुत करना चाहते हो पर्यावरण अध्ययन के लिए, तो उसमें कौन सा विधि सबसे अच्छा लगेगा जिससे बच्चा समझे? तो हमको लग रहा है अवधारणाओं की प्रकृति नहीं, जीवंत अनुभवों का समृद्धता नहीं, विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता वरीयता, मतलब विद्यार्थी को आपको क्या करना है? वरीयता देना, मतलब विद्यार्थियों को आगे रखकर उस पर केंद्रित होकर आपको अधिगम सिखाने पर जोर देना कि बच्चा का किस में इंटरेस्ट है, किस में रुचि है, तभी वो पढ़ पाएगा, सीख पाएगा। तो आपका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। आगे आइए। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस कारण से समूह चर्चा उपयुक्त विधि है? पर्यावरण अध्ययन शिक्षण आपको करवाना है क्लास में, तो निम्नलिखित में से किस कारण से समूह चर्चा उपयुक्त विधि? समूह चर्चा पूछ रहा है कि आप पर्यावरण अध्ययन करवाना चाह रहे हो, आपको समूह चर्चा करवाना है, तो उपयुक्त विधि क्या होगा समूह चर्चा करवाने के लिए? तो सबसे क्या लग रहा है कि अंतर्वैयक्तिक कौशलों का विकास होता है। इससे मतलब आप इससे अंतर्वैयक्तिक का मतलब क्या होता है? ये होता है आप अंतर्वैयक्तिक कौशल का विकास होने का मतलब क्या होता है कि आप किसी अपने बातों से, अपने भाषा से या बातों से किसी दूसरे को क्या करना? अपने बातों में ले लेना। जैसे नेता होता है, जैसे आपका दुकानदार होता है, क्या होता है? दुकानदार नेता क्या होता है? अपनी भाषण ऐसा देता है या दुकानदार ऐसा बोलेगा कि आप पे कपड़ा एकदम आप ही के लिए बना है, आप ही इसको आप ही के लिए बना ये कपड़ा, आप ही पे अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करते हो? वो ऐसा बोलता है और मतलब आपका माइंड ऐसा कर देता है कि आप वो कपड़ा खरीद लेते हो। नेता लोग ऐसे भाषण देते हैं कि उसके लोभन में आ जाते हो आप लोग। तो अंतर्वैयक्तिक कौशल का मतलब यही होता है। तो क्या इसका विकास होता है? अगर आप पर्यावरण अध्ययन शिक्षण करवा रहे हो, समूह चर्चा करवा रहे हो, तो क्या इसका विकास होगा? एक समय लगता है कि होगा, ठीक है, रख लेते हैं। बच्चे भिन्नताओं का सम्मान करना सीखते हैं, बहुमुखी चिंतन व नवीन समाधान में सहायक है, विषयों के बीच की सीमाएं तोड़ने की सहायक है। देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन आपको मिल चुका है, क्रिएटिविटी वाला। बहुमुखी चिंतन करना रहा, मतलब क्रिएटिविटी हो रहा है माइंड में। बहु चर्चा करेगा तो, समूह चर्चा करेगा तो आपको क्या आएगा? बहुमुखी चिंतन आप कर सकोगे। एवं नवीन, सबसे बड़ी बात है कि नवीन, नया आपका क्या आएगा? सोच आएगा, नवीन समाधान से सहायक होगा। तो ऑप्शन 3 राइट हो गया और ये सब ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। क्योंकि आपको जो है क्रिएटिविटी पे, जिज्ञासा पे बच्चा को बढ़ाना है, तो इस तरह का ऑप्शन आपको चूज करना है। आगे आते हैं। कक्षा 5 के छात्रों के लिए परिवार एवं मित्र विषय के लिए एक दस्ता की पहचान कीजिए। सामूहिक भोजन खाने के कारण का उल्लेख कीजिए। स्थानिक तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में घरों की सामग्री में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि विविध प्रकार के वस्तुओं के निर्माण के लिए विभिन्न औजार एवं सामग्री की आवश्यकता क्यों होती है। कक्षा 5 के छात्रों के लिए परिवार एवं मित्र, क्या बोला? परिवार एवं मित्र विषय के लिए एक दस्ता की पहचान कीजिए। अच्छा, कक्षा 5 के छात्रों के लिए ना आपको एक विषय पढ़ाना, मान लीजिए टॉपिक पढ़ाना परिवार एवं मित्र, तो विषय के लिए एक दस्ता की पहचान कीजिए। क्या लिख रहा है?
दक्षता की पहचान के लिए देखिए यहाँ पर स्थानिक एवं विस्थापन में अंतर स्पष्ट करना, ऑप्शन 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए ये ऐसे हो जाएगा कि जैसे आपका परिवार है और एक है मित्र, ठीक है। तो स्थानीय, आप देखिए इसमें परिवार में आपका क्या आ गया, स्थानांतरण, क्या हो गया स्थानांतरण, और मित्र में क्या आ गया विस्थापन, क्या आया विस्थापन। कैसे तो देखिए इस दोनों को समझिए। स्थानांतरण से अभिप्राय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, एक स्थान से, स्थानांतरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है जाना होता है, जो सहमति से होता है। जो क्या होता है एक सहमति से होता है। आप माता पिता से पूछ कर, आप जैसे आप डीएलएड करने आए होंगे अदर मतलब स्टेट, ये शहर में, जैसे बिहारी में आप डीएलएड करने आए, ठीक है। तो आप अलग डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए, ठीक है, जिला में आपका कॉलेज मिल गया काउंसलिंग के दौरान, तो आप ये चीज़ माता पिता से परिवार से पूछ कर किए होगे। स्थानांतरण उसी को कहते हैं, मतलब पूछ के किए होगे कि ठीक है मैं हम पढ़ने जा रहे हैं, मम्मी पापा आशीर्वाद लिए होंगे लास्ट में अंतिम वक्त में जब आप घर छोड़ रहे होंगे। तो घर जब छोड़ते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो माता पिता के सहमति पर जाते हैं, तो वो हो गया स्थानांतरण करना, ठीक, सहमति से होता है। जैसे छात्र अपने परिवार को छोड़कर बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ, या छात्र की सहमति से होता है, ठीक है। आप समझते हैं विस्थापन के बारे में। आप किसके बारे में समझते हैं, विस्थापन। जबकि विस्थापन एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु की स्थिति में हुए परिवर्तन से स्पष्ट होती है, जो छात्र और मित्र के बीच होती है। विस्थापन क्या होता है कि एक दिशा में, विस्थापन एक निश्चित दिशा में, विस्थापन क्या होता है इंग्लिश में बोले तो डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स में पढ़ते थे ना डिस्प्लेसमेंट। तो किसी वस्तु की स्थिति में हुए परिवर्तन में स्पष्ट होता है। तो ये मित्र के साथ हम लोग क्या करते हैं, विस्थापन करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन राइट 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आया होगा आशा करते हैं। ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में वृत्तांतों का व्यापक रूप से शामिल किया गया है, जिससे कि एनसीएफ इतना के निर्देशों का पालन हो, मूलभूत प्रत्ययों का समझ को बढ़ावा मिले, मूलभूत प्रत्ययों को सीखने में आनंद मिले, छात्रों में संप्रेषण कौशल का विकास हो। क्या लग रहा है आपको, ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में वृत्तांतों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है, जिससे कि एनसीएफ इतना के निर्देशों का पालन हो। सही बात हो, एनसीएफ इतना का पालन करेंगे तभी ना। मूलभूत प्रत्ययों के समझ को बढ़ावा मिले, सही बात है, मूलभूत जो आपको प्रिंसिपल जरूरत हो उसकी प्रत्ययों के समझ को बढ़ावा मिले, मूलभूत प्रत्ययों को सीखने में आनंद मिले, और जो आपको मूलभूत जो आपको लिए जरूरी है वो सीखने में आप आनंद लोगे तभी सीख पाओगे। छात्रों में संप्रेषण के कौशल का विकास हो, ये उतना जरूरी, इस पे बल नहीं दिया गया है, ठीक है। ईवीएस में पाठ्यक्रम वृत्तांत के व्यापक रूप से शामिल किया गया है, जिससे कि आपका एनसीएफ में जो निर्देश दिए उसका पालन हो सके, मूलभूत प्रत्यय का आपको समझ बढ़े, वो आप आनंद लेके उसको सीखो, ठीक। तो ऑप्शन आपका राइट 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संरचनात्मक आकलन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। संरचनात्मक आकलन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, तो ये हो गया संरचनात्मक। तो यह सब बच्चों को दिए जाने वाले औपचारिक परीक्षण है। इसमें बच्चों को यह पता ही नहीं चलता कि उनकी आकलन किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है, इसमें बच्चों को पता ही नहीं चलता कि उनका आकलन किया जा रहा है। ऑप्शन ये ठीक लग रहा है। यह प्रगति पत्र में दर्ज किए जाने वाला विवरण है, सही बात है। यह सीखने के दौरान बच्चों की प्रगति का अवलोकन है, ठीक है। नहीं, यह सीखने के दौरान बच्चों की प्रगति का आकलन थोड़ा होता है। यह बच्चों की गतिविधियों के अवलोकन द्वारा उनके सीखने में सुधार की प्रक्रिया है। हाँ, ये सही है। तो ऑप्शन आपका ये, और ये सब बच्चों के लिए किए जाने वाला औपचारिक प्रयत्न नहीं, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन बी सी डी आपका ऑप्शन राइट क्या हो गया, 4 हो गया। संरचना आकलन की विशेषता का वर्णन है। संरचना आकलन क्या होता है, तो ऐसा आकलन होता है जिसमें आप, संरचना आकलन क्या होता है पहले समझ लीजिए। संरचना आकलन वो होता है जिसमें आप बच्चे को पता ही नहीं चलने देते हैं कि उनका आकलन किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा,
यह प्रगति पत्र में दर्ज किए जाने वाला विवरण है। आप आकलन करोगे प्रगति पत्र में आप उसको दर्ज भी करते हो। जैसे क्लास में FA1 FA2 और होता है, ठीक है, आकलन एक करता है, तो नहीं बोलते कि टीचर कि मेरे हाथ में भी 10 नंबर 20 नंबर है, तो वो क्या करता है, आपका आकलन साल भर करता है, 6 महीने करता है, और वो उस आधार पर आपको 10 नंबर क्या मार्कशीट पे देते हैं, ठीक है। तो ये भी होता है इसके दौरान। यह बच्चों की गतिविधियों के अवलोकन द्वारा उनके सीखने में सुधार की प्रक्रिया है। ये भी सही बात है। क्लास के दौरान क्या करते हैं, जो बच्चे गलती करते हैं उसको सुधारते भी हैं, तो ये संरचनात्मक आकलन के दौरान आ जाता है। ऑप्शन 4 राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन समेकित मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं? समेकित मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। तो समेकित मूल्यांकन यह निर्धारित मानदंड के आधार पर बच्चे के कार्य की गुणवत्ता की जांच करना है। यह सीखने के दौरान बच्चों की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखना है। समेकित मूल्यांकन हो रहा है। मूल्यांकन, तो मूल्यांकन क्या होता है, एक पूरा ऑब्जर्वेशन करके आप उसको क्या मार्क्स देते हो। ये सीखने के दौरान बच्चों की उपलब्धियों की गुणवत्ता को परखना है, नहीं, ऐसा नहीं, सीखने के दौरान नहीं होता मूल्यांकन, क्योंकि आप उसी समय उसको थोड़ा नंबर दे देते हो, नहीं देते हो, अंक देना। मूल्यांकन में एक देखो, एक होता है अवलोकन, मतलब एक ऑब्जर्वेशन होता है, एक होता है असेसमेंट, एक होता है मूल्यांकन, एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन आप कब करते हो, उस करने के बाद सब कुछ जांच परख करने के बाद उसको एक आप अंक दे देते हो। इसमें एवोल्यूशन में याद रखना, मूल्यांकन में उसको आप मार्क्स देते हो जांचने के बाद। और ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि वो क्लास जैसे चल रहा है। असेसमेंट क्या होता है, क्लास अगर चल रहा है, आप कुछ पढ़ा रहे हो, टीचर हो, आप पढ़ा रहे हो, आप कुछ बच्चे को समझ में नहीं, तो उसी समय आप उसको टोकोगे और उसी समय समझा दोगे, उसी समय उस समस्या को हल कर दोगे, तो वो हुआ आकलन, ऑब्जर्वेशन हुआ सिर्फ, ठीक है। उसमें आप उसको अंक नहीं दे रहे हो, उसके लिए उसको मार्क्स नहीं दे रहे हो, तो वो दोनों अंतर है आकलन और मूल्यांकन में। तो यहाँ मूल्यांकन का बात हो रहा है, तो यहाँ सीखने के दौरान बच्चों की उपलब्धियों की गुणवत्ता का परखना ऐसा नहीं होता है। यह एक बच्चे की उपलब्धियों की तुलना दूसरे बच्चों की उपलब्धियों से करता है, सही बात है। यह एक बच्चे की प्रगति की तुलना स्वयं की पिछली प्रगति से करता है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो ऑप्शन आपका राइट 1 ए है और सी है, ए और सी है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस पाठचर्या में सुधारे गए 6 थीमों में से निम्नलिखित में से एक थीम कौन सा है? एक थीम कौन सा है? पौधे, पशु, आश्रय, हमारे चारों ओर पर्यावरण। कौन सा लग रहा है आपको? ऑप्शन 3 है, आश्रय है, ठीक है। 6 थीम दिए गए थे आपके। 6 थीम कौन कौन थे? तो 6 थीम आपके मैं बोलता हूँ, आप लोग सुन लेना। परिवार और दोस्त, परिवार और दोस्त पहला दिया गया था। दूसरा दिया गया था आपका भोजन, तीसरा पानी, चौथा आश्रय, और पांचवा यात्रा, और छठा दिया गया था चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक है। तो उसमें आश्रय का बात हो, कहीं पौधे का मैंने बात किया नहीं, पशु का क्या नहीं, हमारे चारों ओर के परिवर्तन क्या नहीं, तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, आश्रय। ईवीएस पाठचर्या में थीम परिवार और मित्र सम्मिलित करता है। परिवार और मित्र किस में आता है? अभी मैंने बोला कार्य और खेल में, जीवन में, आश्रय में, जल में, किस में आता है? परिवार और मित्र में सम्मिलित करता है। किसको सम्मिलित है? परिवार और मित्र में। आप अगर परिवार और मित्र में तो आप कार्य और खेल करते हो ना, परिवार के साथ कुछ कार्य करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है परिवार में, और मित्र है तो मित्र के साथ आप खेलते भी हो, परिवार के साथ भी आप परिवार में सदस्यों के साथ खेलते, तो ऑप्शन 2 हो। क्योंकि जो परिवार जो है ना पहला थीम था, परिवार जो है 6 थीम में पहला थीम परिवार और मित्र था। फिर इसके भी कुछ भाग किए गए। इसके भी कितने भाग किए गए? 4 भाग किए गए, जिसमें पहला था संबंध। तो परिवार और मित्र के साथ आपका संबंध होता है ना। फिर काम और खेल, फिर क्या होता है? काम और खेल परिवार के अंतर्गत आप करते हो। फिर जानवर भी महत्वपूर्ण भाग निभाता है। फिर इसमें थे पौधे। ये थीम नहीं है, थीम आपका 6 ही दिया गया था। उसके अंतर्गत पहला थीम है 1, उसके अंतर्गत ये 4 पार्ट है, ठीक है। उनके थीम 1 के परिवार और मित्र के अंदर संबंध स्थापित होता है, संबंध का भी भाव होता है, काम और खेल भी होता है परिवार के अंदर, जानवर से प्यार भी किया जाता है परिवार के अंदर, आप जानवर भी पालते हो, पौधे भी लगाते हो। तो ये सब थी परिवार और मित्र के अंतर्गत कार्य होने वाले, मतलब सम्मिलित करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। आगे आते हैं।
सव्या ने अपने चित्र में आकाश को हरा और पेड़ को नीला रंग किया। आकाश को क्या किया है? हरा किया है। और पेड़ को क्या है कौन सा कलर से रंगा? नीला रंग से किया। उसके शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए? सव्या से आकाश और पेड़ के चित्र देखने के लिए कहे और चित्र फिर से बनाने को कहे। सव्या को बताया कि आकाश नीला होता है और पेड़ हरे होते हैं और उसने गलत रंग किया है। उसने चित्र की सराहना कर और पूछे कि उसने इन रंगों का चयन क्यों किया है। सव्या को बगीचे ले जाए और उसे आकाश और पेड़ दिखाया। देखिए, बच्चा कोई भी काम किया हो, मिस्टेक ही किया, यहाँ पर एरर ही किया एक तरह से, तो उसको आपको गलत नहीं बताना, उसको सराहना करना है, उसको जोर देना है, उसको पीठ थपथपाना है। तो ऑप्शन आपका राइट 3 लग रहा है कि उसके चित्र की सराहना करें। पहले तो आपको चित्र को सराहना करना है, फिर पूछे कि उसने इस रंगों का चयन क्यों किया। फिर आपको पूछना चाहिए, क्योंकि उससे उसका क्या होगा, सोच का, उसके विचार का पता चलेगा कि वो क्या सोच रही है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग सोचता है। तो आपका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। आगे, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस प्रकार संगठित है? पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नलिखित प्रकार संगठित है। तो बच्चे के निकटतम परिवेश से प्रारंभ होकर व्यापक पर्यावरण तक, हाँ ये सही है, मतलब यहाँ पर्यावरण का बात हो रहा है। तो बच्चे का निकटतम परिवेश से प्रारंभ होकर व्यापक पर्यावरण तक, सही बात है। व्यापक पर्यावरण से प्रारंभ होकर बच्चे के निकटतम, नहीं, व्यापक से निकटतम थोड़ा हो जाएंगे, निकटतम जो बच्चे का पहले पर्यावरण जो घर से स्टार्ट होता है, ठीक है, उससे जाकर फिर विद्यालय, फिर समाज से जुड़ता है, मतलब पर्यावरण या परिवेश बोल सकते हो। तो आप निकटतम से विशिष्ट की ओर जाओगे ना, व्यापक की ओर। तो ऑप्शन बी गलत हो गया। स्व के रूप में बच्चे से प्रारंभ होकर स्व के रूप में व्यापक संदर्भ तक, हाँ ये भी है कि खुद से पहले फिर व्यापक तक जाना है। स्व के रूप में व्यापक नहीं, और ये तो उल्टा कर दिया। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए और सी। तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण से सीखने के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण से सीखने के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चे अपने प्रयासों से अकेले सीखता है, ये हमको सही लग रहा है, ऐसा होता भी है। निम्नलिखित में कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण से सीखने के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चे पर्यावरण में, नीचे मैंने नहीं पढ़ा इसलिए, बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, ये सही बात है। बच्चे जो भी पर्यावरण, अपना परिवेश होता है, उसी से सीखते हैं, अंतःक्रिया करके, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट करके सीखते हैं। बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा द्वारा सीखते हैं। बच्चे शिक्षक की व्याख्या से सीखते हैं, तो ये नहीं होगा। बच्चे शिक्षक की व्याख्या से सीखते हैं, यहाँ हो रहा है बच्चे पर्यावरण से सीखने का बात हो रहा है ना, तो यहाँ शिक्षक नहीं आएगा। बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा द्वारा सीखते हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि पर्यावरण में दोस्त लोग, परिवेश में क्या होगा, दोस्त लोग आएंगे और दोस्त लोग से बात करते तो भी उनका क्या होता है, सीखने का जो प्रोसेस होता है उसमें विकास होते रहता है, ठीक है। तो बी और सी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। अंतरा को अकेले पहेली हल करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अपने बड़े भाई प्रसून के साथ वह कुछ ही मिनटों में पहेली की आसानी से सुलझा सकी। इसका कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? देखिए, अंतरा एक लड़की का नाम है जो एक पहेली को सुलझा रही है, और वो जब अकेली उस पहेली को सुलझा रही है तो उसको कुछ समय लग रहा है, लेकिन जब वो अपने बड़े भाई जिनका नाम प्रसून है उनका मदद लेकर अगर पहेली सुलझा रही है तो वो कुछ मिनटों या सेकेंडों में सुलझा दे रही है, मतलब कम समय में सुलझा पा रही है मदद लेकर अपने बड़े भाई का। तो इसका कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? बच्चे बौद्धिक विकास की क्रमिक अवस्थाओं में स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। बच्चे वयस्क के सहारे द्वारा दिए गए स्कैफोल्डिंग से समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पार कर सकते हैं। बच्चे परिवेश के अंतःक्रिया वाला बात ही नहीं है। बच्चे सामाजिक नहीं, ये भी नहीं। यहाँ पर स्केप होल्डिंग का बात हो रहा है। स्केप होल्डिंग मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में, स्केप होल्डिंग ऐसा होता है जो टेम्पोररी आपका हेल्प होता है, जो टेम्पोररी हेल्प आप देते हो कि बच्चा को जहाँ पर त्रुटि हो रहा है, जहाँ पर वो मतलब अटक गया सीखने में। जैसे मैंने आपको दिया था कि आप मान लो कि अभी आप सीटेट पास करना चाहते हो और आप अपने प्रयास से अभी 80 या 82 नंबर लाते हो, लेकिन आप चाहते हो 140 या 130 प्लस पहुँचने के लिए, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो इतना बड़ा खाई है,
इसको आप पार करने के लिए आप यहाँ पर किसके मदद लेते हो? टीचर का मदद ले सकते हो, यूट्यूब का मदद ले सकते हो। यूट्यूब पे अभी मैं सचिन सर का मदद लेते हो, ठीक है, तो या मैम का, हिमांशी मैम का मदद लेते हो। तो ये सब का मदद लेके आप क्या करते हो? इस नंबर तो ये आपका वास्तविक है, लेकिन आपको संभावित इतना पे पहुंचना है, तो आप एक क्या करते हो? यूट्यूब पे टीचर सर्च करके पढ़ते हो ना, उनसे आप पढ़ के यहाँ से यहाँ छलांग मारते हो। तो ये जो टेम्प्रोरी हेल्प इससे ले रहे हो, टीचर से, यूट्यूब से, तो यही तो हुआ स्केप होल्डिंग। इसी को कहते हैं जो टेम्प्रोरी हेल्प लिया जाता है अपने वास्तविक से निकल के जो आपका लक्ष्य है वहां तक पहुंचने के लिए। तो वही तो यहाँ पर अंतरा कर रही है, अपनी पहेली को सुलझाने के लिए अपने बड़े भाई का कुछ टेम्प्रोरी हेल्प ली और वो इस लक्ष्य को पा गई। तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। अंतिम आज का लास्ट क्वेश्चन पा गए हम लोग। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में पाठ्यक्रम इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि यह शुरू होता है। प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5 वर्ग का बात हो रहा है। ईवीएस में पाठ्यक्रम इस प्रकार, ईवीएस का पाठ्यक्रम इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि यह शुरू होता है कैसे? सीखने वाले के तत्काल परिवेश से, पड़ोस और समुदाय से, वैश्विक संदर्भ से, बड़े संदर्भ से। बड़े संदर्भ से तो नहीं होगा, ठीक है, बड़े संदर्भ से तो कभी करना भी नहीं है, और वैश्विक संदर्भ से नहीं है, पड़ोस और समुदाय नहीं। सीखने वाले के तत्काल परिवेश से, जो पर्यावरण, इसलिए 1 से 5 के बच्चों के लिए इस तरह से बनाया जाता है उसके पाठ्यक्रम को, उसके सिलेबस को, क्योंकि उसका ईवीएस कहाँ से स्टार्ट हो? पाठ्यक्रम जहाँ से बच्चा स्टार्ट करता है, जैसे घर से, घर में माता पिता से, अपने अगल बगल पड़ोसी से, मित्र से। तो ईवीएस इसी तरह से उसके पाठ्यक्रम में लिखा हुआ रहता है। तो सीखने वाले के तत्काल परिवेश से, ठीक है। तो ऑप्शन आपका राइट 1 हो जाएगा। तो हम लोग ने 30 में 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो आप ईवीएस के लिए मत एफर्ट ज़्यादा मत करो, रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो आप अगर किसी का भी यूट्यूब पे वीडियो पढ़ रहे हो, चाहे मेरा या किसी का, तो वह उतना ही करो, आपका हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है आज 30 में 30 क्वेश्चन। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।